स्टूडेंट्स, जेपीएससी मेंस के आंसर प्रैक्टिस में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है झारखंड के जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह से हमेशा क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। पीटी में भी इससे क्वेश्चंस बनते थे और मेंस में भी आपको इससे क्वेश्चंस बनेंगे। मेंस में इतिहास वाला जो पोर्शन है आपका पेपर 3 का, उसी में ये मेंस में टॉपिक दिया हुआ है। इसको चल के देखते हैं सिलेबस में कहाँ लिखा हुआ है। ये रहा आपका सिलेबस, ये पेपर 3 है और इतिहास के पोर्शन में डी जो है वो झारखंड का इतिहास है। इसी में आप देखिए झारखंड में जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष, ये टॉपिक दिया हुआ है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यही है, तो झारखंड में जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष जो है उसको हम लोग देख लेते हैं कि इससे कैसा कैसा क्वेश्चंस आज तक में बना हुआ है। सबसे पहला काम यही किया जाता है, कोई भी टॉपिक आपको मिला उसको देखिए कि उसका मेरे मेंस वाले जो पोर्शन है वो कहाँ है ना, उसका सिलेबस में कौन सा स्थान है। तो सिलेबस में ये रहा ये टॉपिक यहाँ। सिलेबस के बाद हम देखते हैं कि इससे पहले कैसा कैसा क्वेश्चंस बना हुआ है और फिर देखते हैं कि इससे संभावित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संभावित प्रश्न जो होता है वो आपको बहुत तरह का से बन सकता है, लेकिन झारखंड का ये विशेषता है कि झारखंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछता है। कारण बताओ, उद्देश्य बताओ, प्रकृति बताओ, जो भी पूछेगा बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन जनरली झारखंड में आपको जेपीएससी में देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे पहले के एग्जामों में और अब कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस देखिए जेपीएससी और बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी में भी ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही है। तो जेपीएससी और बीपीएससी की मुख्य परीक्षाओं में बार बार दोहराए गए प्रश्न कौन कौन से। तो देखिए जेपीएससी में पूछा है बिरसा आंदोलन के कारणों, स्वरूप और परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण करें 40 अंक में। तो ये बिरसा आंदोलन तो आपके लिए ऐसे भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर जनजातीय विद्रोह कहें तो जनजातीय विद्रोह में तो आएगा ही बिरसा आंदोलन, तो पढ़ना ही है। 1855 के संथाल हुल के मुख्य कारणों और परिणामों का वर्णन करें, क्या यह एक सफल विद्रोह था। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। फिर जेपीएससी में आपके जेपीएससी में पूछा गया है कि झारखंड के जनजातीय आंदोलनों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले, ये आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किस प्रकार भिन्न थे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है और एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि मुख्य विशेषता बताना है और आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किस प्रकार भिन्न था ये भी बताना है। बीपीएससी फिर से देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि बिरसा मुंडा के धार्मिक और राजनीतिक विचारों ने कैसे एक व्यापक जनजातीय चेतना को जन्म दिया। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी लगभग बिरसा मुंडा से हर बार ही एक ना एक प्रश्न पूछ लेता है। अभी जो हाल में 2-3 दिन पहले जो सब लोग लिख के आए हैं ना अभी बीपीएससी का मेंस, उसमें भी बिरसा मुंडा से लेकर के एक शॉर्ट नोट्स पूछा है, ठीक है। देखिए जेपीएससी में एक और क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन के धार्मिक स्वरूप से गांधीवादी विचारधारा में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक अलग टॉपिक है। आप जब सिलेबस देखते हैं तो उसमें एक अलग टॉपिक है ये, लेकिन ये भी आपके जनजातीय विद्रोह से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, अब देखिए संभावित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो तुलनात्मक प्रश्न, जैसे कि संथाल विद्रोह और बिरसा उलगुलान की तुलना करें, दोनों के उद्देश्यों और दमन के बाद हुए कानूनी बदलावों में क्या समानताएं थी। महिलाओं की भूमिका को लेकर अगर प्रश्न पूछने का इच्छा हुआ तो पूछा जाएगा कि झारखंड के प्रमुख जनजातीय विद्रोहों जैसे संथाल और बिरसा आंदोलन में महिलाओं के योगदान को रेखांकित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगर प्रशासनिक प्रभाव से उसका मन हुआ क्वेश्चन पूछने का, तो वो पूछ सकता है कि झारखंड के जनजातीय विद्रोहों ने ब्रिटिश सरकार को अपनी प्रशासनिक नीतियों को बदलने के लिए कैसे मजबूर किया। विल्किंसन रूल और सीएनटी एक्ट के संदर्भ में आंसर कीजिए, और विशेष रूप से इसका ही आपको व्याख्या करना होगा। अस्मिता का सवाल, क्या यह कहना सही होगा कि झारखंड के जनजातीय विद्रोह केवल आर्थिक शोषण के विरुद्ध थे या वे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता बचाने का संघर्ष थे। तर्क दे। देखिए झारखंड जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। ये इस टाइप का फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस वो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करने की इच्छा है तो एक बार जरूर कर लीजिएगा। फिर है, झारखंड के जनजातीय विद्रोहों ने किस प्रकार आगे चलकर पृथक राज्य आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चंस हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और हमको ये क्वेश्चंस बना के चलना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और उसको शुरू करते हैं।
जो भी मटेरियल हम आपको दे रहे हैं वो आप एज ए हेल्प लेंगे और अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन उठाइए और उसको डिफाइन कीजिए, पहले उसका ढांचा तैयार कीजिए, जैसे कि हम पहले आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स में समझाए हैं कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे हम लोग तोड़ते हैं, कैसे ढांचा उसका तैयार करते हैं। उसको तैयार कीजिए और उसके बाद इस मटेरियल से आपको जो भी इम्पॉर्टेंट लगता है कि वहाँ यूज़ हो सकता है उसको यूज़ करके आंसर लिखिए, ठीक है। हम आपको आंसर लिखने बता सकते हैं, आंसर लिख के नहीं बताए हैं, ठीक है। ये टॉपिक हम उठाए हैं और ये टॉपिक को हम जितना हो सकता है उतना क्लियर कर देंगे ताकि आप आंसर सही ढंग से लिख पाएंगे। इसका भी एक ढांचा ही है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमेशा जिस तरह से पूछा जाता है उसी हिसाब से वो सॉल्व होता है। अगर आप चाहेंगे कि एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें और उसी को हम सब में लिख दें तो ये सही नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। झारखंड के जनजातीय विद्रोह। सबसे पहले शुरू करने से पहले एक इतिहासकार के.एस. सिंह, इनका एक कोटेशन हम कोट किए हैं। झारखंड के जनजातीय विद्रोह केवल भूमि के लिए नहीं था, बल्कि वह अपनी सामूहिक अस्मिता और पारंपरिक स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करने का एक पवित्र संघर्ष था, ठीक है। इसमें थे हो गया, उसको हटा लीजिएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार पढ़ा जाए। झारखंड का जनजातीय विद्रोह केवल भूमि के लिए नहीं था, बल्कि वह अपनी सामूहिक अस्मिता और पारंपरिक स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करने का एक पवित्र संघर्ष था। और नीचे लिखिए इतिहासकार के.एस. सिंह। यहाँ से अपने आंसर को शुरू कीजिए, ठीक है। अब ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना नहीं लिखेंगे आप, और ना ही आप लिखेंगे कि हम भूमिका लिख रहे हैं, बस लिखना शुरू कीजिए। पैराग्राफ लगाइए और लिखना शुरू कीजिए। झारखंड की गौरवशाली धरती ऐतिहासिक रूप से अदम्य साहस और निरंतर प्रतिरोध की परिचायक रही है। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश के साथ ही यहाँ की पारंपरिक स्वायत्तता और जल जंगल जमीन पर आधारित जनजातीय संस्कृति पर प्रहार शुरू हुआ। इसके प्रति उत्तर में झारखंड के आदिवासियों ने औपनिवेशिक शोषण, जमींदारी उत्पीड़न और बाहरी हस्तक्षेप दीकुओं के विरुद्ध जो स्वर मुखर किए, वे न केवल स्थानीय विद्रोह थे बल्कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पहली मसालें भी थीं। आपको जैसे भी लिखना है, मतलब आप अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना है एक भूमिका बांधिए। जल जंगल जमीन हमारी आत्मा, हमारा अस्तित्व, इसको एक बॉक्स में लिखिए, ठीक है। बीच बीच में कहीं कहीं जहाँ थोड़ा बहुत प्लेस बचता है वहाँ बढ़िया से थोड़ा सा इसको डार्क कलर में करके लिखिए, ताकि आंसर में लगेगा कि हाँ आप सभी चीज़ों को जोड़ते हुए चल रहे हैं। ढाल विद्रोह से लेकर बिरसा मुंडा के उलगुलान तक इन आंदोलनों ने यह सिद्ध कर दिया कि झारखंड की जनजातियां अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए किसी भी बड़ी सत्ता से टकराने का साहस रखती हैं, ठीक है। ये भूमिका बांधे आप। अब हम लोग एक एक करके धीरे धीरे सब आयाम पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले है कि विद्रोह जो हुआ था उसका उत्तरदायी कारण क्या था। किसी भी लड़ाई, किसी भी विद्रोह, किसी भी आंदोलन का सबसे पहले कारण पता करना ही सबसे सही होता है। झारखंड में हुए विद्रोह किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि दशकों से संचित हो रहे असंतोष का विस्फोट था, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सुनिए। उत्तरदायी कारण आप लिखेंगे, एक पंक्ति आप बहुत अच्छे से इसको बता दिए। अब आप क्या करेंगे कि पहले कोई भी पैटर्न, हम आपको बहुत सारा पैटर्न बताए थे ना, कि कोई भी एक पैटर्न लेंगे, उसमें बीच में मान लीजिए कि हम लोग ये पैटर्न ले कि बीच में एक लिख दिए कि विद्रोह के कारण, ठीक है। यहाँ पे लिख के चले कारण लिखे। फिर आर्थिक कारण, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, तात्कालिक कारण, इसको ऐसे ऐसे करके दे के पहले ही सजा के लिख लीजिए, चाहे जो भी पैटर्न आप यूज़ कीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत सारा पैटर्न बताए थे। तो कोई भी एक पैटर्न में इसी तरह से सबको लिख लेना है। फिर जा करके धीरे धीरे सबको क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करना शुरू करेंगे, है ना। तो फिर एक एक करके डिफाइन जब कीजिएगा तब पहला नंबर दीजिए आर्थिक कारण। और आर्थिक कारण लिखते वक्त भी ध्यान रखेंगे कि एक कहानी की तरह गिजर मिजर नहीं लिखना है, एकदम एक एक पॉइंट वाइज हम लोग सुंदर से लिखेंगे ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। तो जब आर्थिक कारण आप लिखें तो उसमें लिखिए नई भू राजस्व व्यवस्था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त लागू कर जनजातियों की पारंपरिक सामूहिक खेती, खूंट कट्टी प्रथा को समाप्त कर दिया था, एक रीज़न था आर्थिक कारण। दूसरा है कि लगान की ऊंची दरें,
इसको भी चाहे तो थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। कर यानी कि टैक्स इतना अधिक था कि उसे चुकाने के लिए आदिवासियों को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी, ये भी एक आर्थिक कारण था। और तीसरा कारण दिए हैं कि साहूकारी शोषण, नगद लगान चुकाने के लिए वे महाजनों के चंगुल में फंस गए जो 50% से 200% तक ब्याज वसूलते थे। इससे पता चला कि आप आर्थिक कारण बता रहे थे, एग्जामिनर को बहुत समय नहीं लगेगा उसको पढ़ने में कि आप इस आर्थिक कारण में आप बताए हैं भू राजस्व व्यवस्था, लगान की ऊंची दरें, साहूकारी शोषण। थोड़ा बहुत हम लोग एक आध लाइन लिख देते हैं ताकि पता चले कि हाँ हमको इसके बारे में मालूम है चीज़ें। तो जो एग्जामिनर होंगे वो एक नज़र में इस सबको पढ़ते चलेंगे और जान जाएंगे कि आर्थिक कारण में आप एकदम सटीक कारण लिखे हैं और आपको मार्क्स मिलेगा। दूसरा है राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। इसमें भी है 2 पॉइंट में बांटिए, इसको भी एकदम एक बार में कहानी जैसा लिखने की गलती नहीं करेंगे। पारंपरिक शासन का अंत पहला टॉपिक दिए, इसको भी डिज़ाइन से थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए। आदिवासियों की अपनी स्वशासन व्यवस्था, जैसे मुंडा मानकी या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था था, उसको हटाकर ब्रिटिश पुलिस और अदालती कानून थोप दिए गए थे। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि दीकुओं का वर्चस्व। दीकू और दीकू के कोष्टक में एक बार, मतलब जब पहली बार आप दीकू शब्द लिख रहे हैं तो उसको एक बार लिख दीजिए कि दीकू के बगल में कि बाहरी लोग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप जितनी बार दीकू शब्द यूज़ करना है करते रहिए। फर्स्ट टाइम में कोशिश कीजिए कि दीकू लिखे हैं तो उसके बगल में लिख दीजिए बाहरी लोग। बाहरी लोग को जमींदार और सरकारी कर्मचारी बनाकर भेजा गया जो स्थानीय भाषा और संस्कृति से अनजान थे। ये काम हम लोग सिर्फ पहली बार में करेंगे जब दीकू बाहरी लोग लिखेंगे, उसके बाद नॉर्मली हमेशा दीकू लिख के फिर चलिए पूरे आंसर में। सामाजिक धार्मिक कारण दिए हैं, इसमें भी 2 कारण बताए हैं कि ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप हो रहा था और वन कानूनों में बदलाव हुआ था। ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप, इसको थोड़ा अंडरलाइन करके चलेंगे। जनजातीय रीति रिवाजों को पिछड़ा बताकर धर्म परिवर्तन की कोशिशों ने उनके भीतर असुरक्षा की भावना पैदा की। दूसरा कारण दिए हैं कि वन कानूनों में बदलाव। आदिवासियों के लिए जंगल उनकी आत्मा थी, लेकिन अंग्रेजों ने वन कानून बनाकर उन्हें लकड़ी काटने और पशु चराने से रोक दिया। जिस वन पर वो लोग डिपेंड थे, उसके उत्पादों पर डिपेंड थे, डायरेक्टली उन लोगों से वो उत्पाद भी क्या किए लिए, छीन लिए लोग, उस पर भी इन लोगों का अधिकार खत्म हो गया। जो जंगल में ये लोग जिए और हमेशा उसको अपना माने, अचानक से वो सरकार का हो गया। तात्कालिक कारण बताएंगे कि अपमान या विशेष घटना, जैसे कि संथालों में हुआ था कि एक मामूली से चोरी का मामला था, फिर एक विजय संथाल कोई थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वो लोग दरोगा की हत्या कर दिए। इस टाइप से यहाँ उदाहरण देके बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन बताएंगे कि अपमान या विशेष घटना, कई विद्रोह किसी विशेष अपमान या घटना से शुरू हुआ था, ठीक है। फिर अगला है कि संथाल विद्रोह उदाहरण, दरोगा महेशलाल दत्त की हत्या और पुलिसिया अत्याचार के कारण भड़का था। और दरोगा महेशलाल दत्त की हत्या से भी पहले एक संथाल युवक की हत्या जेल में कर दी गई थी, जिसके कारण संथाली गुस्सा गए थे और वो लोग उस थाना के दरोगा को मार देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये विद्रोह बहुत लंबा हो जाता है। वो तो कहानी है, लेकिन उसको छोड़िए, थोड़ा बहुत उदाहरण या एग्जाम्पल देके हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसका दूसरा आयाम है कालक्रमिक वर्गीकरण। जैसे कि जनजातीय विद्रोह आप शुरू किए, आपने भूमिका लिखा, भूमिका के बाद आप बताएं कि कारण क्या था, क्या क्या कारण था कि यहाँ के लोगों को असंतोष हो गया और वो लोग विद्रोह करने पर आमदा हो गए। उसके बाद आप बताइए कालक्रमिक वर्गीकरण। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग के झारखंड में 20 से भी ज़्यादा आंदोलन है, 20+ है, 20 से तो कम नहीं है बिल्कुल भी। 20 से ज़्यादा आंदोलन है तो उसको बांटने का कई तरीका हो सकता है, यानी कि उसका वर्गीकरण का बहुत सारा तरीका हो सकता है। हम उसको कालक्रमिक में बांटे हैं, मतलब कि क्रोनोलॉजी में, समय के हिसाब से हम उसको बांटने की कोशिश किए हैं। आप कोई और तरीके से भी इसको बांट सकते हैं, मतलब कि आपको जैसे सहूलियत हो, आप जिस तरह से उसको रिप्रेजेंट अपनी कॉपी में करना चाहते हैं वैसे बांटिए, एकदम स्वतंत्र हैं आप। जैसे कालक्रमिक में हम बांटे तो हम इसको काल के आधार पर बांटेंगे, इतना समय से इतना समय, फिर अगला समय वो हम उसको समय समय दे करके बांटेंगे। अगर आपको इच्छा है तो आप नेतृत्व और प्रकृति के आधार पर बांट सकते हैं, समझ रहा है। 20 आंदोलन है, 20 से भी ज़्यादा विद्रोह और आंदोलन आपके हाथ में है, आपके कॉपी में किताब में है, तो आप क्या कीजिए कि अगर आपको इच्छा है कि नेतृत्व की प्रकृति के आधार पर बांटें तो उस पर बांटिए।
बताइए कि कुछ जमींदार और राजा चलाए थे, कुछ जन साधारण लोग चलाए थे, कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक नेतृत्व के अंतर्गत चला था। सबका नाम लिखिए, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, उस टाइप से। अगर आप चाहते हैं कि चलो हम इसको बांटेंगे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, कि छोटा नागपुर खास में कोल विद्रोह और मुंडा उलगुलान हुआ था, पलामू वाले क्षेत्र में चेरो विद्रोह और खरवार विद्रोह हुआ था, कोल्हान में हो विद्रोह हुआ था, और संथाल परगना में संथाल विद्रोह या पहाड़िया विद्रोह हुआ था। अगर आप भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसका वर्गीकरण करना चाहते हैं तो कीजिए, एक मैप बना दीजिएगा और उसमें दर्शा दीजिएगा कि इस क्षेत्र में यही विद्रोह, ये विद्रोह, ये विद्रोह। ठीक है, समझे कि कैसे लिखना है। अगर आपको इससे भी अलग कुछ और वर्गीकरण करने का मन है तो आप तीव्रता और प्रभाव के आधार पर भी कर सकते हैं, कि कोई विद्रोह ऐसा था, कुछ लिस्ट ऐसा बनाइए जिसमें लिखे कि बहुत स्थानीय विद्रोह था, छोटा था, छोटे क्षेत्र तक फैला था, सीमित था, जल्दी दबा दिया गया, और फिर उसका लिस्ट बताइए। फिर किसी का बताइए व्यापक विद्रोह में। दो में हम बोल रहे हैं कि अगर आपको तीव्रता और प्रभाव के आधार पर इसको वर्गीकरण करने का मन हो तो आप लिखिए स्थानीय विद्रोह और व्यापक विद्रोह। व्यापक विद्रोह में आप बिरसा मुंडा का उलगुलान का मतलब एग्जाम्पल लिख सकते हैं। संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इतना बड़ा था कि ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला के रख दिया था, उसके बाद कई कानून बदले गए। तो वही बात है कि आप अपनी कॉपी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो आधार आप चूज कर लीजिए। ठीक है, अब उतने तरीके से हम वर्गीकरण नहीं कर सकते थे। अगर आप कहें और कोई खास टॉपिक आपका हो कि मैम इस टाइप से वर्गीकरण करके एक बार आंसर देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग कहे कि जो भी आंदोलन हम लोग क्या झारखंड में हुआ था, 20 से ज़्यादा आंदोलन हो गया था, तो 20 से ज़्यादा विद्रोह था, जनजातीय विद्रोह, तो हम उसको कई तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे एक क्लास में बच्चे बैठे हैं तो हम उसको कई तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं कि बच्चे का हाइट क्या है, रंग क्या है, पढ़ने में कैसे हैं, किधर से आते हैं, कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, या फिर उनको हम जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से बहुत ढंग से हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पैमाना कोई एक नहीं होगा, कोई एक पैरामीटर नहीं हो सकता, कई पैरामीटर्स पे हम उसको क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक वही वाला बात हम समझा रहे हैं कि कालक्रमिक वर्गीकरण हम लिए हैं, आप कोई और वर्गीकरण करना चाहते हैं तो यू आर फ्री। ठीक है, तो देखिए जो हम कालक्रमिक वर्गीकरण किए हैं उसमें सबसे पहले हम प्रथम चरण लिए। प्रथम चरण में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध शुरुआती प्रतिरोध। यह काल झारखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश और विस्तार का था। इस दौरान विद्रोह मुख्य रूप से अपनी स्वायत्तता बचाने के लिए था। क्या था? स्वायत्तता बचाने के लिए, कि हम अंग्रेजी सत्ता को नहीं आने देंगे। तो उसमें था ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह। एकदम शुरुआती दौर का विद्रोह है सब। ठीक है, इसीलिए हम कहें कि हम कालक्रमिक बांटे हैं। आपकी इच्छा जैसी हो वैसे बांटिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम चरण में हम जो 1767 से लेकर 1800 ईस्वी तक को लिए हैं, उसमें सबसे पहले ढाल विद्रोह का नाम देंगे। और जब आप जनजातीय विद्रोह लिख रहे हैं और आपको पता है कि मेरे पास 20 से ज़्यादा विद्रोह है, तो आप सबके बारे अगर लिखने बैठेंगे तो आपके पास समय नहीं है। आपसे किसी खास विद्रोह के बारे में पूछे, एकदम खुशी खुशी उसके बारे में सब कुछ बताइए। लेकिन जब कंबाइन आपसे जनजातीय विद्रोह पूछ रहा है, हल्का हल्का सबके बारे में बता के चलेंगे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। इसको आप एक चार्ट की तरह भी, फ्लो चार्ट में भी इसको आप दर्शा सकते हैं, या टॉपिक वाइज भी चलना चाहते चल सकते हैं। आपको जैसे भी आपका कॉपी ठीक लगता है कि आपको रिप्रेजेंट, अपना जो थॉट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना, उस हिसाब से कीजिए। नहीं तो इसको एक बॉक्स बना करके फिर नीचे नीचे एरो दे करके भी बहुत सुंदर से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ढाल विद्रोह का नाम दिए, ईस्वी जरूर दीजिए जिससे कि एकदम सटीक समय का पता चलता है। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। दूसरा है चुआड़ विद्रोह, 1769 से लेकर 1805 तक चला। अकाल, बढ़ते लगान और जंगल महाल क्षेत्रों में भूमि की नीलामी के विरुद्ध ये शुरू हुआ था। फिर आप दिए पहाड़िया विद्रोह, 1772 से लेकर 1782 ईस्वी। राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया जनजातियों द्वारा ब्रिटिश अतिक्रमण के खिलाफ संघर्ष था। फिर चौथा है तिलका मांझी आंदोलन, 1783 से लेकर 1785। प्रथम संगठित विद्रोह था जिसमें छापामार युद्ध नीति का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ये हम लोग प्रथम चरण चले। प्रथम चरण में हम लोग बताए कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध शुरुआती प्रतिरोध था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप एक फिगर ऐड करेंगे। ठीक है, हम फिगर ऐड किए थे लेकिन ये कहाँ भाग गया हमको नहीं पता। तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रथम चरण विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ, ढालपुर और जंगल महाल क्षेत्र, इसमें बनाइए अपना झारखंड का मैप। और झारखंड का मैप अगर जिसके नहीं बनता है
वो पहले वाला जो हम लोग उड़ान पब्लिकेशन का बुक था ना, जिसमें हम लोग क्षेत्र राजवंश और सब कुछ पढ़े थे, वहाँ भी बहुत तरह का मैप है, उसमें से भी अगर कुछ ट्राई कीजिए, बनता है तो जरूर बनाइए, ठीक है। फिर दूसरा है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में संगठित विद्रोह और प्रशासनिक चुनौतियां। क्या है? संगठित विद्रोह और प्रशासनिक चुनौतियां। इस काल में विद्रोह अधिक संगठित हुए और उन्होंने सीधे तौर पर ब्रिटिश प्रशासन की खामियों को चुनौती दी, ठीक है। इसमें नाम लिखना है हो विद्रोह का, कोल विद्रोह का, भूमिज विद्रोह का। हो विद्रोह एकदम ये लोग चुनौती दिए थे, बहुत लंबे समय तक चुनौती दे के रखे थे। तो इसका समय लिखिए 1820-21। कोल्हान क्षेत्र में राजा जगन्नाथ सिंह और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था, ठीक है। वहां का राजा को भी हो लोग नहीं पसंद करते थे। फिर है कोल विद्रोह, 1831-32 में हुआ था, बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ। यह विद्रोह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। फिर तीसरा लिखिए भूमिज विद्रोह, 1832-33, गंगा नारायण के नेतृत्व में बढ़ा हुआ लगान और उत्तराधिकार के विवाद को लेकर उपजा था, ठीक है। अब द्वितीय चरण में भी फिर आप फिगर एक ठो बनाइए, कहाँ कहाँ हुआ था कोल्हान छोटा नागपुर, उसको दर्शाइए, अच्छा लगेगा। फिर है तृतीय चरण, चरम संघर्ष और संस्थागत परिवर्तन। यह दौर झारखंड के इतिहास का सबसे भीषण और निर्णायक काल था, जिसमें व्यापक नरसंहार और बड़े कानूनी बदलाव हुए। संथाल हुल 1855-56, बिरसा उलगुलान 1895 से 1900 और सफा होड़ आंदोलन 1870, है ना। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग पढ़े संथाल हुल, तो सिद्धू कानू के नेतृत्व में अपना देश अपना राज्य के संकल्प के साथ हुई महान जनक्रांति। बिरसा उलगुलान, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में राजनीतिक स्वाधीनता और धार्मिक पुनरुद्धार का सबसे शक्तिशाली आंदोलन। और सफा होड़ का नाम लिखिए, लाल हेमरम के नेतृत्व में संथालों का चारित्रिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब अगला है चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में हम लिखे हैं गांधीवादी और अहिंसक प्रतिरोध। 20वीं सदी के विद्रोह में हिंसा का स्थान धीरे धीरे अहिंसा और राष्ट्रीय मुख्यधारा के आंदोलनों ने ले लिया था, ठीक है। तो उसमें एक ताना भगत आंदोलन 1914 का एग्जाम्पल दीजिए, हरि बाबा आंदोलन 1931। जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन सांस्कृतिक सुधार से शुरू होकर गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन में विलीन हो गया। और हरि बाबा आंदोलन 1931 दूका हो के नेतृत्व में हो जनजाति के बीच चलाया गया एक शुद्धि आंदोलन था। क्लियर? तो 4 चरण में बांट के हम लोग इसको लिखे। अब है प्रमुख जनजातीय विद्रोहों का विश्लेषण, क्योंकि हम लोग को जो आंसर लिखना है वो 40 नंबर में लिखना है। अगर शॉर्ट नोट्स में आया तो बहुत ज़्यादा तो भर दीजिएगा, तो काम भी नहीं चलेगा और आपके पास समय नहीं है उतना। लेकिन 40 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको कुछ विद्रोह एक तो नहीं देना चाहिए, 2 या 3 कम से कम देना चाहिए, जिसके बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा कि हाँ ये विद्रोह का थोड़ा बहुत ज़्यादा जानकारी आप दें। लगभग आप आधा पन्ना से लेकर के थोड़ा आधा पन्ना से ज़्यादा, इतना को कवर मान के चलिए कि उतना में आपको उस चीज़ को डिफाइन कर देना है, उससे ज़्यादा जगह नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए प्रमुख जनजातीय विद्रोहों का विश्लेषण करेंगे, बहुत शॉर्ट में करेंगे लेकिन करके चलेंगे ना। तो कोल विद्रोह, सबसे पहले कोल विद्रोह 1831-32 प्रथम सुसंगठित आंदोलन। नेतृत्वकर्ता का नाम लिखिए, उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए जिससे कि समय बचे और आपका मैसेज जल्दी पहुंच जाए। नेतृत्व बुद्धू भगत, बिंद्राय मानकी और सुरगा मुंडा। स्वरूप बताइए, अंडरलाइन कीजिए। यह केवल आदिवासियों का नहीं था बल्कि इसमें गैर आदिवासी सेवादार जातियों का भी समर्थन प्राप्त था। इसमें प्रतीक के रूप में तीर का प्रयोग हुआ। मुख्य कारण जनजातीय भूमि को गैर आदिवासियों, सिखों और मुसलमानों को पट्टे पर दिया जाना। देखिए एकदम कहानी की तरह नहीं लिखना है, पैराग्राफ नहीं बनाना है। पैराग्राफ में आप जितना जानकारी दीजिएगा और एक पेज पे आप इसी तरह से जानकारी दीजिएगा, ज़्यादा मार्क्स आपको इसमें मिलेगा। क्योंकि जो आया पढ़ने के लिए वो एक नज़र में पढ़ के चला गया, और आप पैराग्राफ में लिखिएगा तो वो कहानी की तरह पढ़ेगा, उसको मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इतना जान के चलिए कि इस टाइप से आपको कॉपी पे उतार लेना है। इसको देखिए, यह विद्रोह शासन व्यवस्था को जमीन से हिला देने वाला पहला व्यापक प्रहार था। ऐतिहासिक परिणाम क्या हुआ, परिणाम को हाईलाइट करके या डब्बा में डाल के बढ़िया से लिखिए, इसको बॉक्स बना करके। परिणाम 1834 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, ये है ना SWFA, मतलब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन और रेगुलेशन 13 के तहत शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव हो गया। एक पेज में आप कोल विद्रोह बता दिए, अब दूसरे पेज पे आप संथाल हुल बता दीजिए। संथाल हुल 1855-56 प्रथम जन क्रांति। सिद्धू कानू, चांद भैरव नेतृत्वकर्ता। ज़्यादा आगे इच्छा हो तो फूलो झानो का भी नाम लिख दीजिए। ऐतिहासिकता यानी कि ऐतिहासिक महत्व,
इसे कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। इन्होंने दामिने कोह क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। नारा था, इन्होंने अपना देश अपना राज्य का नारा दिया। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में हजारों संथालों ने बुगल फूका था। फिर महिला सहभागिता बताना है। अगर यहाँ नहीं लिख रहे हैं फूलो झानो, तो फिर महिला सहभागिता बताइए कि फूलो और झानो जैसी वीरांगनाओं ने इस विद्रोह में सक्रिय और प्रेरक भूमिका निभाई थी। कोटेशन अगर कोई है तो उसको धूमधाम से लिखिए, बहुत अच्छा लगता है देखने में। यह विद्रोह जनजातीय अस्मिता का वह ज्वाला था जिसे बुझाना ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए असंभव हो गया था। ठीक है, ये कथन है, इसको लिखिए। फिर है ऐतिहासिक परिणाम लिखेंगे। विद्रोह के बाद 1855 के एक्ट 37 के तहत संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ और संथाल परगना बंदोबस्त नियम लागू हुआ। ठीक है, परिणाम लिख के चलना चाहिए। अगला है बिरसा उल गुलान। अब बिरसा उल गुलान को देखेंगे। बिरसा उल गुलान 1895 से 1900, धार्मिक राजनीतिक चेतना दोनों था। इसका धार्मिक स्वरूप भी था और राजनीतिक स्वरूप भी था। ठीक है ना। नेतृत्व करता भगवान बिरसा मुंडा। उद्देश्य था दोहरा लक्ष्य, आंतरिक शुद्धि, एकेश्वरवाद और बिरसाई धर्म, और बाहरी स्वतंत्रता यानी कि मुंडा राज की स्थापना। दोहरा लक्ष्य जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। घोषणा, बिरसा ने स्पष्ट घोषणा की कि अब महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है और मुंडा राज की शुरुआत हो चुकी है। नारा था, अबुआ दिसोम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज्य। यह जंगल जल जमीन की रक्षा का वैश्विक प्रतीक बना। ठीक है, नारा यही था, वैश्विक प्रतीक बना। अबुआ दिशोम अबुआ राज, जमीन हमारी है, जंगल हमारा है और अब शासन भी हमारा होगा। ये कथन था। कथन को बढ़िया से सुंदर से वहाँ पे जरूर ऐड कीजिए। फिर ऐतिहासिक परिणाम। परिणाम 11 नवंबर 1908 को ऐतिहासिक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट पारित हुआ, जो आज भी भूमि रक्षा का कवच है। इतना बड़ा परिणाम है इसका। आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे विद्रोहों की प्रकृति एवं स्वरूप। हम एक टॉपिक में लिख दिए हैं। अगर कभी क्वेश्चन में प्रकृति एवं स्वरूप पूछता है तो लिखिए, और अगर 40 मार्क्स में लिख रहे हैं तो तब तो मान के चलिए कि प्रकृति और स्वरूप आपको बताना 100% है, चाहे वो क्वेश्चन में पूछा हो ना हो। बस क्लियर ये रखना है कि हमको उसको शॉर्ट में लेके चलना है, बहुत ज़्यादा उसको हम बड़ा नहीं और विस्तृत नहीं बनाएंगे, लेकिन एक जगह इसका चर्चा जरूर करेंगे, प्रकृति एवं स्वरूप। क्योंकि यहाँ के जनजातीय जो भी विद्रोह था ना, उसका अनूठा क्या कहते हैं, अनूठा प्रवृत्ति था यहाँ का, जो प्रकृति और स्वरूप था। तो देखिए, स्थानीय बनाम औपनिवेशिक विरोधी। फिर वही बात, पहले जब आप इसको विद्रोह एवं प्रकृति स्वरूप लिखेंगे तो पहले एग्जामिनर को बता देंगे कोई भी पैटर्न लेके। ठीक है, कोई भी एक पैटर्न, जैसे वही वाला बीच में जैसे हम बना देते हैं वो, चाहे कोई भी एक पैटर्न लेके पहले प्रकृति एवं स्वरूप बीच में लिख दीजिएगा। फिर ये इसका जो ऊपर का टॉपिक है उसको किसी भी प्रकार से, या फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे डिज़ाइन देके, आपको हम बहुत डिज़ाइन बताया ना, वैसे एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि ये चीज़ हम लोग लिखने जा रहे हैं। ठीक है, फिर एक एक करके अगर डिफाइन करना है तो कीजिए, और नहीं भी करने का अगर समय बच रहा है तो छोड़ के भी चल सकते हैं। बाकी हम यहाँ आपको बता दिए, नोट्स कॉपी में इसको जरूर लिख लेंगे। स्थानीय बनाम औपनिवेशिक विरोधी। ये विद्रोह केवल स्थानीय जमींदारों के खिलाफ नहीं थे। आदिवासियों ने पहचान लिया था कि शोषण की असली जड़ ब्रिटिश व्यवस्था है। इनका अंतिम लक्ष्य स्वशासन स्थापित करना था। ठीक है। दूसरा है सांप्रदायिक बनाम वर्ग संघर्ष। यह हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। फिर से देखिए, यह हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई नहीं, बल्कि शोषक बनाम शोषित की लड़ाई थी। आदिवासियों ने दीकू, बाहरी शोषक को अपना दुश्मन माना, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा। इनकी प्रकृति पुनरुद्धारवादी थी। वे उस प्राचीन व्यवस्था को वापस पाना चाहते थे जहां जंगल और जमीन पर उनका पूर्ण अधिकार था। बिरसा का बिरसायत मार्ग इसी का प्रतीक था। अगला है धार्मिक राजनीतिक गठजोड़। इन विद्रोहों में धर्म को राजनीति के साथ जोड़ा गया। नेताओं ने खुद को दैवीय शक्तियों से संपन्न बताया ताकि समाज को एकजुट किया जा सके। धर्म यहाँ एकजुटकारी करने वाला एक तत्व था। ठीक है। जनरली आप झारखंड के जितने भी नेता जो हुए हैं, जो इस टाइप का बड़ा बड़ा आंदोलन किए, वो यही कहें कि हमको भगवान बोले हैं उत्थान करने के लिए, मसीहा बनाए हैं, और हमको किसी के गोली से किसी से कुछ नहीं होगा, हम सबको चेंज कर पाएंगे, मेरे में दैविक शक्ति है, इस टाइप का बात बोले। अब इसके कहने का पीछे यही कारण था कि ये सबको एकजुट करना चाहते थे। फिर अगला है सशस्त्र और गोरिल्ला युद्ध शैली।
सशस्त्र और गोरिल्ला युद्ध शैली, ये यहाँ का एकदम मेन खासियत है, इसको जरूर लिखिएगा, ये पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। अंग्रेज संसाधनों में श्रेष्ठ थे, इसलिए आदिवासियों ने गोरिल्ला युद्ध को अपनाया। घने जंगलों और पहाड़ों का लाभ उठाकर उन्होंने बड़ी सेनाओं को वर्षों तक चुनौती दी। इनके पास संसाधन का कमी था, यहाँ के जनजातियों के पास संसाधन की कमी थी, तो ये सामने से कैसे लड़ सकते थे? तो बंदूक के आगे नहीं लड़ सकते थे। सालों तक ये लोग गोरिल्ला युद्ध पद्धति से अपने आप के लिए लड़ते रहे। स्वशासन की संकल्पना, प्रत्येक विद्रोह का केंद्र बिंदु स्वनियमन था। आदिवासियों ने कभी भी विदेशी कानूनों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि सविनय अवज्ञा और सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अपना राज मांगते रहे। ठीक है, तो ये यहाँ का क्या था? पैटर्न था, यहाँ का प्रकृति था, स्वरूप था युद्ध का, विद्रोह का। अब विद्रोह के परिणाम और प्रभाव सबको नोट डाउन करेंगे एक कॉपी पर, फिर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखेंगे और उस आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, विद्रोहों के परिणाम और प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। झारखंड के जनजातीय विद्रोह भले ही सैन्य रूप से सफल नहीं रहे, जो कि बिल्कुल नहीं रहे, बहुत ही दमनकारी तरीके से इसका दमन किया गया सभी के सभी विद्रोह का, लेकिन इनके दूरगामी प्रशासनिक और विधायी परिणाम निकले, है ना। ये हम लोग मान के और लिख के चलेंगे। विशिष्ट, अब पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें हम लोग कितना पॉइंट लिए हैं, परिणाम और प्रभाव में कितना पॉइंट लिए हैं। पहला है विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्रों का गठन, फिर उसका एग्जाम्पल देंगे, फिर लिखेंगे भूमि रक्षा हेतु कानूनी प्रावधान, फिर उसके एग्जाम्पल्स कुछ देंगे, फिर लिखेंगे पारंपरिक स्वशासन की पुनर्स्थापना, फिर उसका कुछ एग्जाम्पल देंगे, फिर चौथा लिखेंगे धार्मिक और सामाजिक चेतना का विस्तार, फिर है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत। ठीक है, सबका एग्जाम्पल देते चलिए और खूबसूरती से लिखते चलिए। ठीक है, तो पहला जो रीज़न है वो रीज़न है परिणाम और प्रभाव। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ा। तो सबसे पहला है विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्रों का गठन। विद्रोहों ने अंग्रेजों को यह एहसास कराया कि आदिवासियों पर सामान्य कानून थोपना मुश्किल है। उदाहरण दीजिए पहला और बताइए कि 1831-32 के कोल विद्रोह के बाद 1834 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ, मान की मुंडा प्रणाली को शासन का हिस्सा बनाया गया। दूसरा एग्जाम्पल देके बताइए कि 1855 के संथाल विद्रोह या संथाल हुल के बाद संथाल परगना के नाम से नया जिला बना, जिसे नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, कितना सुंदर दो एग्जाम्पल दिए, आपके बारे में ये क्लियर हो गया कि आपको इसके बारे में मालूम है। भूमि रक्षा हेतु कानूनी प्रावधान, आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों डीकुओं से बचाने के लिए कड़े कानून बनाए गए। पहला, बिरसा मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT लागू हुआ, जो आज भी भूमि रक्षा का कवच है। फिर है संथालों के संघर्ष के बाद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की नींव पड़ी। अगला है पारंपरिक स्वशासन की पुनर्स्थापना। अंग्रेजों को मजबूरन आदिवासियों की पुरानी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता देनी पड़ी। उदाहरण देके बताइए कि कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल 1837 लागू किया गया, जिसके तहत ग्राम प्रधान मुंडा को राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। फिर चौथा है कि धार्मिक और सामाजिक चेतना का विस्तार हुआ। इन विद्रोहों ने जनजातीय समाज के भीतर गहरे सुधारवादी आंदोलनों को जन्म दिया। बिरसा मुंडा ने बिरसाई धर्म चलाकर समाज की कुरीतियों को दूर किया, जिससे आदिवासियों में अभूतपूर्व एकता बढ़ी। दूसरा एग्जाम्पल, ताना भगत आंदोलन ने आदिवासियों को मांस मंदिरा त्यागने और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अगला लिखिए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत। झारखंड की ये स्थानीय विद्रोह आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ब्लूप्रिंट बने, क्योंकि देखिए ये स्थानीय लोग, ये जनजातीय लोग तब लड़ रहे हैं अपने शासन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जो राष्ट्र इनका भारत ना हो लेकिन मुंडा शासन ही हो, संथालों का अपना संथाल शासन ही हो। लेकिन ये लोग 100 साल पहले समझ गए थे कि हमको अपना राज चाहिए, दूसरा का राज नहीं। जिसको समझने के लिए, पूरे देश को समझने के लिए उस समय कांग्रेस जैसा एक बड़ा संस्था का गठन करना पड़ा। हर साल पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर उसका सम्मेलन कराना पड़ा, लोगों को रूल रेगुलेशन समझाना पड़ा, तब लोगों को स्वराज शब्द समझ में आया, अपना शासन समझ में आया कि हमको अपना शासन चाहिए। जो ये आदिवासी लोग, जिसको लोग अनपढ़ गंवार कहते हैं, वे लोग बहुत पहले ही समझ गए थे कि हमको अपना शासन चाहिए। तो ये एक तरह से कहिए कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन, चाहे वो भारत स्तर पर जितना भी चले, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बना कि नहीं बना। सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा की गाथाओं ने 1857 की क्रांति और बाद के स्वतंत्रता सेनानियों को विदेशी सत्ता के खिलाफ लड़ने का साहस दिया। सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा, देखिए 1857 के लिए तो सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे
बिरसा मुंडा का जन्म ही हुआ 1875 ईस्वी में, लेकिन फिर भी कंबाइन वे में इसका मीनिंग समझिएगा, ठीक है ना। गलत नहीं ले लीजिएगा कि मैम 1857 कैसे लिख दिए। तो सिद्धू कान्हू और बिरसा मुंडा की गाथाओं ने, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जा रहा है कि 1857 की क्रांति हो या भारत की कोई और स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई आंदोलन हो, यहाँ से सभी को क्या मिला था, बहुत प्रेरणा मिला था, ये समझाने का तात्पर्य है। नहीं तो कहिएगा कि 1895 में तो बिरसा मुंडा अपना आंदोलन ही शुरू किए थे, 1875 में तो वो जन्म ही लिए थे, तो 1857 के विद्रोह में वो कहाँ से आ गए, है ना। तो थोड़ा सा मीनिंग को समझ के चलेंगे कि सेंटेंस का मर्म क्या कह रहा है। अब है निष्कर्ष। निष्कर्ष एकदम सिंपल वे में लिखिए, ज़्यादा बड़ा निष्कर्ष नहीं लिखना चाहिए, निष्कर्ष छोटा होगा लेकिन सटीक शब्द में होगा। लेकिन हम आपके लिए निष्कर्ष को थोड़ा बड़ा करके लाए हैं क्योंकि ये समझने के लिए आपका है। इसको आप नोट डाउन करके रखिए, पॉइंट वाइज नोट डाउन करके रखिए, ताकि जब आप निष्कर्ष वहाँ लिखे तो बेवजह का शब्द लिख करके भरने से ज़्यादा अच्छा है कि सटीक 2 4 5 लाइन आपको वहाँ याद रहे और आप लिख दें। इसीलिए हम इसको पॉइंट वाइज कर दिए हैं, देखिए यहाँ ध्यान से, ठीक है। पॉइंट वाइज इसीलिए किए हैं, लेकिन आप एक बार इसको देख करके एक निष्कर्ष तैयार कर लीजिएगा जिसमें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, उपरोक्त विवरण के आलोक में यह स्पष्ट है कि झारखंड के जनजातीय विद्रोह असंतोष की अभिव्यक्ति नहीं था, बल्कि वे एक गहरी राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक थे। यही है। तो देखिए, अस्मिता की रक्षा, निष्कर्ष में कभी पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं सोच लेना है कि निष्कर्ष को भी हमको पॉइंट वाइज लिखना है, नहीं, निष्कर्ष को तो एक पैराग्राफ में नॉर्मली लिखते हैं, बस इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। इन अस्मिता की रक्षा में लिखे हैं कि इन विद्रोहों ने आदिवासियों की विशिष्ट पहचान, भाषा और जल जंगल जमीन के पारंपरिक अधिकारों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। संवैधानिक आधार जरूर लिखेंगे, जरूर से जरूर लिखेंगे, ठीक है। परिणाम में भी अगर आप इसको लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। यही वे संघर्ष थे जिन्होंने आधुनिक भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के लिए वैचारिक आधार तैयार किया, जो आज भी सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। ये वाला लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझेगा कि आप 5वीं और 6ठी अनुसूची समझते हैं, तभी आप इसका जिक्र कर रहे हैं। फिर है प्रशासनिक नवाचार। अंग्रेजों को स्वीकार करना पड़ा कि जनजातीय क्षेत्रों को सामान्य पुलिसिया तंत्र के बजाय पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से ही शामिल किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का बीजारोपण। सामूहिक खेती और सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया ने भारतीय लोकतंत्र को सहभागिता का एक प्राचीन और अनूठा मॉडल प्रदान किया। स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़। बिरसा और सिद्धू कान्हू की मसाल ने सिद्ध किया कि विदेशी सत्ता पराजय नहीं है, मतलब उनको ऐसा नहीं है कि हराया ना जा सकता। पहले एक ना लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बातें चला करता था कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, इनको कोई हरा ही नहीं सकता है। इन लोगों के लिए कहा जाता था कि ये अपराजय हैं। अपराजय मतलब जिसको कभी कोई हरा ही नहीं सकता है, उसको दैविक शक्ति है, उसको कोई नहीं हरा सकता, ऐसा अफवाह चलता था। लेकिन ये लोग सिद्ध कर दिए कि नहीं, ये लोग भी इंसान है और इन लोग को भी हम लोग हरा सकते हैं, जिससे आगे चलकर 1857 और गांधीवादी आंदोलनों को ऊर्जा मिली। एक चीज़ और है, मेरे हिसाब से आपको पेशा एक्ट जो है उसको यहाँ ऐड करना चाहिए परिणाम में, ठीक है। पेशा एक्ट को कनेक्ट कीजिएगा, हम बताएंगे कैसे कनेक्ट करना है, लेकिन कनेक्ट कीजिए, अच्छा रहेगा आंसर में। निष्कर्ष में नीचे क्या लिखा हुआ है यार, झारखंड के ये विद्रोह न केवल शोषण के विरुद्ध जंग थे, बल्कि ये स्वराज की उस कल्पना के अग्रदूत थे जिसमें स्थानीय स्वायत्तता और मानवीय गरिमा सर्वोपरि थी। ये इस तरह से एक हम मॉडल आपको बना के दे दिए, जिसमें हम आपको कारण भी बताएं, प्रभाव भी बताएं, परिणाम भी बताएं, उद्देश्य जो भी था, सारा पैरामीटर्स में हम सोचे कि इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये आप एक कॉपी जो हम आपको बनाने के लिए कहे थे, जिसमें आप नोट्स तैयार करेंगे टॉपिक पर, वो ये कॉपी में जाकर के पहले लिख लीजिए। और उसके बाद सबसे पहले वाले में जो हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहे थे, या फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको उठाइए, देखिए कि उस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है हमसे, कितने आयाम पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कारण पूछा है, उद्देश्य पूछा है, परिणाम पूछा है, क्या पूछा है। जो पूछा हो उस हिसाब से इस मटेरियल में जो भी इम्पॉर्टेंट लगे उसको आधार बनाकर कुछ आप अपना क्रिएटिविटी लगाइए। कहीं और से भी कोई आपके पास नोट्स है या नॉलेज है, उसको ले करके उस आंसर को देने का प्रयास कीजिए। उसी तरह से 2 या 3 क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिए, ये टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। और एक बात, इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि जनरली हम सबको देख रहे हैं कि इसी टॉपिक पर यही 4-5 टॉपिक जो है, टाना भगत है, सदान है, सरना है,
बिरसा मुंडा हैं, संथाल हैं, इसी पर अटके रह जाइएगा तो बाकी के लिए समय नहीं निकलेगा। बहुत लंबा सफ़र है, बहुत समय चाहिए, ठीक है। इसलिए और टॉपिक पर ध्यान देने के लिए इसको एक बार मजबूत कर लीजिए, इस पर नोट्स बना लीजिए, इसको कॉपी पर लिख लीजिए, जो भी करना है एक बार तैयार कर लीजिए। उसके बाद कंफर्म हो जाए कि ये क्वेश्चन आएगा, हमसे नहीं छूटेगा, मेरा 40 नंबर का तैयारी हो गया है, बस फिर दूसरे टॉपिक की ओर बढ़िए, ठीक है। एक ही टॉपिक पर लटके रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं। एक को हम 40 में 40 ले आए और दूसरा क्वेश्चन ही छोड़ के चले आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इसको तैयार करना है, इससे मदद लेना है, फिर अपने भी थोड़ा मेहनत कीजिए। आप मेंस तक पहुंच गए हैं, आपका लेवल हाई हो गया है, पूरा का पूरा आप मेरे मटेरियल पर आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा आप अपना क्रिएटिविटी भी लगाएंगे, ठीक है। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। पेसा एक्ट के हिसाब से भी इसको आंसर में ऐड कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।